बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सुपर टैक्स के हवाले से। और अभी आप देखते हैं कि इस वक्त जितने भी वो शोबे थे जो प्रोग्रेस कर रहे थे, जिनमें तरक्की हो रही थी, तकरीबन 13 पहले उन्होंने सजेस्ट किए और अब 5 जो हैं वो नए जो शोबे हैं उनमें जो है टैक्स लगाया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है सुपर टैक्स। और सुपर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि जो हुकूमत की आमदन है उसमें इजाफा करना है। और वो कहते हैं कि सुपर टैक्स लगाने से जो मुख्तलिफ सनती यूनिट्स हैं उनसे हमें 400 अरब के करीब जो है वो ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, वो जो हैं वो हम गरीबों पर ख़र्च करेंगे। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, अगर हम दुनिया के ऊपर भी नज़र डालें तो वाक़या ही इस वक्त जो है कोविड की वजह से, फिर आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसकी वजह से तेल और गैस की जो कीमतें हैं उनमें फ्लक्चुएशन हुई और जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई। और आपने देखा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी महंगी हुई। और इसके साथ साथ हुकूमत अब ये चाह रही है कि किसी तरीके से जो है वो ये इस वक्त जो मईशत है उसको संभाला जाए। आप वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जब गुफ्तगू सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमने सियासत नहीं करनी, हमने रियासत बचानी है। अगर आज हम तेरह जो हुकूमती जमातें हैं इस वक्त उनके साथ खड़े हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत बचाने के लिए खड़े हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि गरीब को जो है वो उसका ना सिर्फ मफाद जो है, इस वक्त जो गरीब है उसको उसका फल मिलेगा, और जो अमीर है इस वक्त जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो इसलिए ज़्यादा अमीर हो गया है कि पहले जो है वो टैक्सेस के हवाले से उसके साथ वो चीज़ नहीं की जाती थी जो हमारी हुकूमत कर रही है। और अब जो गरीब को पैसा मिलेगा वो अमीर की जेब से निकालेंगे। इस वक्त अगर हम देखें जो सेक्टर्स मेन हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि चीनी है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बेवरेजेस हैं, और इसके साथ आप देखते हैं कि तेल और गैस है। इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो गरीब आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि जब इन पर जो है सुपर टैक्स लगेगा तो इसका जो सारे का सारा बोझ है वो गरीब पर पड़ेगा। तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इसके साथ साथ हमने जो सैलरीड पर्सन हैं जिनकी तनख्वाहें हैं 1 लाख से ज़ायद, उन पर भी टैक्स लगा दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी टैक्स लगाया गया है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि तमाम पैसा जो है जब इंडस्ट्री और दूसरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है दूसरे सेक्टर से उनसे जमा होकर जब हुकूमती ख़जाने में आएगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये गरीबों पर ख़र्च होगा। ये तो कहने की बातें हैं, गरीबों पर ख़र्च होगा कि नहीं होगा इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, फॉर्मर FPCCI के प्रेसिडेंट भी रहे और इसके साथ साथ साबिक मशीर ऑन टेक्सटाइल भी रहे वज़ीर आज़म के। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, LPG एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इरफान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल बिल्डर एसोसिएशन और रियल स्टेट एसोसिएशन के सदर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सलमान हनीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कन्वीनर हैं और ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब की जानिब जाया जाए। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जो सुपर टैक्स की बातें हो रही हैं तो उसको ये कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि ये 1 साल के लिए है, उसके बाद ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अगर देखा जाए जो FBR का एक्ट है उसमें तो ये है कि सुपर टैक्स तो उस वक्त लगाया जाता है जब कोई पेनल्टी डालनी हो, जब कोई पेनलाइज करना हो, या मतलब टैक्स में कोई छूट देनी हो। लेकिन ये तो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, तो इससे तो आप समझते हैं कि जो मेन शोबे हैं जिनमें प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। देखिए, ये बजट में नहीं था। बजट में जिन जिन शोबों पर टैक्सेस लगाए थे वो ये थे कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो बाद में चेंज किया। 10 करोड़ पे 1%, 20 करोड़ पे 2% और 30 करोड़ से 3% पे था जी। अब उन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। ये 10% जो है उन शोबों पे, जो 13 शोबे थे जिसमें शुगर है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है, LNG टर्मिनल्स हैं, सीमेंट, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये सब शोबे आते हैं। जिस दिन ये ऐलान हुआ सुपर टैक्स का, उसी दिन सुपर क्रैश हुआ स्टॉक एक्सचेंज, और 2055 पॉइंट जो हैं, जो हिस्टोरिक इतने ज्यादा कभी नहीं टूटे, वो टूट के कुछ तकरीबन 5% स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई और 40,000
661 की निचली तरी सतह पर आ गया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि ये 13 के 13 वो सेक्टर है, उनकी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज की रीढ़ की हड्डी है, जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अब जब उन पर टैक्स लगा है और मुनाफा उनमें से निकलेगा तो वो फिर डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो सरमायाकारों को अपने सरमायाकारी पे वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो उस कंपनी की कारकर्दगी को देख के अंदाजा लगा के उन्होंने सरमायाकारी की थी और की हुई है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरी चीज ये हुआ किस तरह से? ये हुआ इस तरह से कि एफबीआर ने 7,004 अरब रुपए का टारगेट उन्हें दिया कि जी हम 6,000 इस साल खत्म हुआ है, 1,000 अरब रुपए मजीद हम बढ़ा के 7,004 अरब रुपए आपको कर देंगे। जब वो मिफ्ता साहब ये लेके गए आईएमएफ में, तो आईएमएफ ने कहा कि नहीं, पहले तो वो 7,700 कह रहे थे, फिर फाइनली 7,470 रुपए पे वो एग्री हुए कि ये आप एफबीआर का हदफ रखें आने वाले साल का रबा माली साल जिसको कहते हैं। यानी 466 अरब रुपए मजीद उन्होंने बढ़ा दिए, इजाफी टारगेट दे दिया। अब वो कहीं ना कहीं से तो कर रहे थे, बजट में सब जगह लगा चुके थे, लिहाजा उन्होंने इन सेक्टर्स के ऊपर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स के नाम से निकाला है। और उनका ये कहना है कि ये गरीब को ये पैसे अमीर के जेब से निकल के दिए जा रहे हैं। ये बातें सिर्फ स्लोगन या एक नारेबाजी है पॉपुलर। ये पैसे 4 साल का जो करंट अकाउंट खसारा जमा हो गया था, जो आपके आईएमएफ ने सर ये जो करंट अकाउंट खसारे की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये इनके लिए तो मुश्किल आएंगी अगले साल में। अगर करंट अकाउंट खसारा तो इनसे पूरा ही नहीं होगा। अब ये फंड जो मजीद 466 अरब रुपए टारगेट्स के ऊपर बढ़ा के दिए गए हैं, ये आपके बजट में और आपके करंट अकाउंट खसारे को किसी हद तक यहाँ से पूरा करना है। और ये जो कहा जाता है कि वन टाइम है, तो ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा, पर अमूमन अगर हालात सही नहीं होते तो वो कंटिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये ज़हन से आप बिल्कुल निकाल दें कि ये वन टाइम टैक्स है। इसके साथ ये वन टाइम नहीं है, यानी कि ये सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, ये वन टाइम नहीं होगा, यानी कि ये कंटिन्यू करता रहेगा। जी, इसके अलावा आईएमएफ ने आपको 12 लाख रुपए तक सैलरी क्लास की स्लैब जो थे उसके ऊपर जो छूट हुकूमत ने बजट में दी थी उसको मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने उसकी हद 12 लाख से कम करके 6 लाख करी है। 6 लाख से ऊपर जो सालाना इनकम होगी आपकी, उस पर टैक्स लगेगा। तो आईएमएफ जो है उसने इस बार अपना सेट माइंड किया हुआ है कि जी ये हदाइफ है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आईएमएफ का हम जानेंगे भी आपसे और बताएंगे, पूछें आपसे भी ये जानेंगे बाद में। हम इरफान साहब को भी बीच में ऐड कर लेते हैं। इरफान साहब, जो एलपीजी है आपकी इस वक्त, वो बड़ी मेन इंडस्ट्री है, तेल और गैस से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। ये बताएं कि आपके ऊपर क्या टैक्सेस लगाए गए हैं, और अगर आपके ऊपर भी सुपर टैक्स लगता है तो जो सिलेंडर हैं जो उनकी क्या रेट्स हो जाएंगे, और गरीब पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा? मेरी हुकूमत के ऐवानों से जो इस वक्त इक़्तिदार पे हैं, मेरी गुजारिश है कि पहले हमें ये सुन लें। हम सुपर टैक्स की मुखालफत नहीं करते, हम कहते हैं कि आवाम को सस्ती गैस देनी है, रेवेन्यू भी इकट्ठा होना चाहिए, सस्ती गैस भी मिलनी चाहिए। अगर इनके पास टाइम ही नहीं होगा, मुसद्दक मलक के पास जैसे बंदे के पास टाइम ही नहीं होगा इनको हम बता सके कि गैस सस्ती कैसे होगी नंबर 1, और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, ये दो चीजें मैंने ऐसी सजेशन दी थी। और अभी भी सर आप तो प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहे हैं, आप शायद खाकान से मिलते रहे हैं, आपके लिए टाइम का क्या इशू है? शायद खाकान साहब के साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी देखिए, हम ये सुपर टैक्स मैं समझता हूँ ये मुल्क खाई में गिरते तो शायद हम वापस ना आते, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाना हम साथ खड़े हैं, लेकिन हमें सुना चाहे, हम स्टेक होल्डर्स हैं। मेरी यहाँ पे ये गुजारिश होगी, हम इनको रेवेन्यू भी जितना चाहेंगे एलपीजी इंडस्ट्री से इकट्ठा करके देंगे, लेकिन कीमत भी नहीं बढ़ेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन भी हम डबल करके देंगे, रेवेन्यू भी देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 73% लोग एलपीजी यूज करते हैं, इसको सस्ता किया जाए। हमें चेयरमैन एक दे दी जहां से साहब, हम रोज मीटिंग खेलते रहे। एलपीजी 90 रुपए किलो से 260 रुपए किलो पे आज
गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ों में बिक रही है, लेकिन पॉलिसी नहीं बन सकी। खुदारा ये लोग, हम कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर की कीमत थी 37 रुपए किलो, वो वापस उसकी को फ्रीज किया जाए, जैसे पेट्रोल फ्रीज किया जाए, और उसके ऊपर आप 30,000 रुपए टन टैक्स लगाना चाहिए, आप 60,000 रुपए टन टैक्स लगा दें, कीमत भी नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू भी मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि गैस भी सस्ती हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हम सलमान हनीफ की जाने बातें हैं, बिल्कुल आपसे बात जारी रखेंगे। एक राउंड कर लेना ज़रा, सबको सारों को थोड़ा मौका मिल जाए अपनी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। सलमान साहब ये बताइएगा कि आप ऑल ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है उसके आप कन्वीनर भी हैं और आप मीटिंग्स भी करते रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना से भी आपकी, शौकत तरीन साहब से भी मीटिंग्स हुई, और इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं उनसे जो कंसर्न हैं उनसे भी आपकी मुलाकातें हुई। अब ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 25,000 ज्वेलर्स शॉप है पाकिस्तान में, और उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 22 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो अब हम ऐसा मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं कि हम फिक्स कर रहे हैं कि एक शॉप पे 3,000 से रख के 10,000 तक। पहले तो आप बताइएगा कि सुपर टैक्स लगने के बाद जो आपकी इंडस्ट्री है उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, कारोबार में कितना इम्पैक्ट आएगा, और उसके साथ साथ क्या इंडस्ट्री ग्रो करेगी या फिर वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, सुपर टैक्स की जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से, देखें आप कोई भी ऐसा नया टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो ये है कि लोगों का जो सर्कल है, जो जेब है वो तंग हो जाती है। तो कोई भी टैक्स नया लगने से तो ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता कि लोग उसको एंजॉय करें, ये नहीं हो सकता जी। लेकिन इसी के हवाले से ये नए टैक्सेस लगाने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे जहन में एक बात थी, वो ये थी कि पॉलिसीज़ तो बनती आ रही हैं शुरू से। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जी। नीचे जो एसीज बैठे हैं, डीसीज बैठे हैं अलग अलग शहरों में, इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटीज़ हैं जी, जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम करना है जी। जब वो ऑन ग्राउंड जो किकबैक्स नहीं लेंगे और रिश्वतें नहीं लेंगे और वो अपना काम ठीक से करेंगे, तो उसमें होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे। अगर मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेट के अंदर है। ये इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एक सही तरीक़ेकार है। आप किसी को भी प्रेशर करके उससे टैक्स नहीं ले सकते। फ़िक्स टैक्स रिजीम अभी एक बड़ी अच्छी लेकर आए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमारे सेक्टर के अंदर ही 3-4 तरह की लोग हैं काम करने वाले। एक जो टियर 1 के ज्वेलर्स हैं जो बड़े हैं, टियर 2 के ज्वेलर्स हैं उनके अपने मसाइल हैं, फिर हमारे कारीगर हजरात हैं जो वर्कर्स हैं जो ज्वेलरी तैयार करके देते हैं उनके अपने मसाइल हैं, फिर बुलियन डीलर्स हैं उनके अपने मसाइल हैं। आपके ऊपर टैक्स लगाया है या लगाने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि आपके क्या सजेशन देंगे? नहीं देखिए, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, हमारी मिफ्ता साहब के साथ मीटिंग हुई है, FBR एंड मिफ्ता साहब हैज़ बीन काइंड, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी होप्स दी हैं और जो रैशनल टैक्सेस थे कई जगहों पर वो कम भी किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरे एंड के ऊपर हमें अभी इस वक्त ये लगता है कि इट इज़ गोइंग गुड, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो उसके ऊपर और वो चल रहा हो। जी सही है। सरदार ताहिर साहब आपकी जानिब आते हैं। सरदार साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो रियल स्टेट है उसके ऊपर बड़ा फोकस है। पिछली हुकूमत ने आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए थे और आप समझते थे कि वो हुकूमत ने जो उसके दौर में बड़ा रियल स्टेट में काम हुआ है। अब आपने एहतजाज भी कर रहे हैं, आप नुमाइंदे भी हैं, आप कराची भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, यहाँ पे भी मीटिंग्स कर रहे हैं, आज भी मीटिंग्स में थे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या टैक्स लगाना चाहिए, आपकी क्या सजेशन है, और कहाँ कहाँ पे हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की आपके सेक्टर के साथ? देखिए जी, हमारे थैंक यू वेरी मच बाबर साहब। बिल्कुल टैक्स तो लगाना चाहिए और टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ है। टैक्स हमेशा से हमारे रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और इस दफ़ा माशाल्लाह एक और डीम्ड रेंटल इनकम जो पता नहीं किसके जहन की इख्तरा है, मेरे ख्याल से वो FBR ने ख़ुद से ही तैयार करके वो दी है विदाउट वर्किंग उसके और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे हमारे ज्वेलर्स हैं, इनके बारे में मैं सुन रहा था कि 22 रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारे अनरजिस्टर्ड हैं।
तो कोई बिल्डर ऐसा नहीं है जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना हो, कोई डेवलपर ऐसा नहीं हो सकता जो डेवलपमेंट का काम कर रहा हो, हाउसिंग की सोसाइटीज़ बना रहा हो और वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड ना हो। ये बड़ा मुश्किल है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाना चाहिए। जो मौजूद हैं उनकी मिल्किंग करना बंद किया जाना चाहिए। एडवांस टैक्स 1% था, वो 1% से 2% किया गया है फाइलर के लिए। अब वो हमारा एक एडजस्टेबल टैक्स है कि 1% आपने टोटल प्राइस का एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र लेना है और बाकी एट द एंड ऑफ द ईयर जिस वक्त हम रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर हमारा बनता हुआ तो हम मज़ीद जमा करवाएंगे, अगर नहीं बनता हुआ तो हम उनसे रिफ़ंड लेंगे। तो उसको 1% से 2% किए जाने की कोई मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरा, आपने जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर टैक्स आपने 5% किया, ये भी रैशनल नहीं है। आप कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया है। कैपिटल गेन टैक्स, वो मैं आपको बताता हूँ, एडवांस टैक्स से हम पहले कि 5% है। ये तो वो टैक्स है जो कि किसी जगह पे एडजस्ट नहीं होना। एक नॉन फाइलर है, उसने 3%, अगर आप 3% उसका रखते हैं, बढ़ाएं ज़रूर, डेफिनेटली उसका 3% करते हैं तो वो गवर्नमेंट की एक आमदन है, वो किसी जगह के ऊपर एडजस्ट नहीं होना, किसी रिटर्न के साथ वो फाइल नहीं होना। उसने वन टाइम, और एक दफ़ा जो आपके पास आके चाहे वो नॉन फाइलर ही था 3% ही दे दिया, तो अब वो आपके एक नेट के ऊपर आ गया। अब आप उसको फाइलर बना सकते हैं, आपके लिए आसान है, बजाय इसके कि आप लोगों को डराएं और आप कहें आपने काम ही नहीं करना और वो इस मार्केट से ही बाहर निकल जाएं, वो इनसे कुछ सोना ख़रीद के रख लें या कहीं और से कुछ डॉलर ख़रीद के रख लें और वो जो इकॉनमी हमारी वापस रेगुलराइज होने की तरफ आ रही थी उसको आप फिर लोगों को इसमें से ग्रे, उनकी जो इकॉनमी है उसको ग्रे या ब्लैक की तरफ फिर आप ले जाएं। दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स आपने 15% किया है और उसके स्लैब्स ख़त्म कर दी और उसकी ईयर्स जो हैं वो 4 से बढ़ा के फिर आपने 6 ईयर्स कर दिए। अब एक शख्स ने 4 साल इंतज़ार किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा, अब वो सेल करने के लिए आया तो आपने कहा नहीं, आप स्नेक एंड लैडर वाली गेम खेलें, आप फिर अब थोड़ा सा आप और आगे आ जाएं और 2 साल आप और जो है वो गेन, आपने मजीद बेचा तो आपको गेन और देना पड़ेगा और 7वें साल जाके आपका वो ज़ीरो होगा। एक तरफ आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने प्लॉट जो है वो रखने नहीं है, आप अगर आप जल्दी बेचेंगे तो आपको गेन देना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि अगर आपने प्लॉट रखा तो आपको डीम रेंटल इनकम पे करनी पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्शन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, गुफ्तगू जारी नहीं, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो गया, कह रहे हैं कि ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तो वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। आज हम सुपर टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे तक अब 17 हो गई हैं, पहले 13 थी, 4 और उसमें शामिल कर दी गई हैं। अब रेस्टोरेंट भी उसमें शामिल हैं, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रियल स्टेट को भी उन्होंने शामिल कर लिया है, ज्वेलर्स जो हैं उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि IMF हमेशा कहती है कि जी इस्लाहात, इक़्तिसादी इस्लाहात और माली इस्लाहात जो हैं उसकी ज़रूरत है, और जो हमारे जैसे मुल्कों को कर्जा, यूरोप की मिसाल आपके सामने है, इसी तरह गल्फ़ में, ताकि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके गरीबों पर खर्च किया जाए। और वाकई ही ऐसा होता है? देखिए, IMF जो इस्लाहात मांग रही है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका टैक्स का स्ट्रक्चरल निज़ाम जो है वो मुस्तहकम, मुतवाजन एक निज़ाम नहीं दे सके हैं, नहीं बना सके हैं। जब भी IMF टारगेट देता है नाराज होता है। जैसे इस बार उन्होंने 7,470 रुपए का टारगेट दिया, तो आपने 466 अरब रुपए के लिए सोचा कहां से लगाएं। आपने 13 सेक्टर ले लिए और बाकी फिक्स टैक्सेस लगा दिया, बिल्डर पे, डेवलपर वगैरह पे, ज्वेलरी की दुकान वगैरह पे और दूसरे प्रोफेशनल के ऊपर। सवाल ये है कि ये
एडॉक मेजर्स हैं, यानी आपने हालात को देख के और एक फैसला कर दिया, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस से क्या मुराद है? बैलेंस से मुराद है कि देखिए आपकी जो इकोनॉमी है उसमें 20% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है, सनत जिसको कहते हैं आप, लेकिन उससे टैक्स लिया जाता है 68%। आपकी ज़राअत का हिस्सा 20% है, टैक्स उससे लिया जाता है 1%। इसी तरह के आपके सर्विस सेक्टर का जो है, तो ये अपना जीडीपी में जितना आपका हिस्सा है, टैक्स कंट्रीब्यूशन में उतना हिस्सा नहीं है। जैसे इंडस्ट्री और बर्डन है, 20% हिस्सा माशत में और आप 68% टैक्स डाला हुआ आपने सनत के ऊपर, और 20% ज़राअत है लेकिन टैक्स सिर्फ 1% ले रहे हैं, टैक्स माफ किया हो। ये वो असलात हैं जो होनी भी चाहिए, और IMF भी कहता है कि लॉन्ग टर्म ये असलाहत अब टैक्स निज़ाम में करें जिससे आपका टैक्स का निज़ाम बैलेंस, मुस्तहकम और सस्टेनेबल हो सके। दूसरा सवाल जो आपका था कि अमीर लोगों पर टैक्स लिए जाते हैं, देखिए बाहर जो है इक्विटेबल टैक्स सिस्टम है और डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके ऊपर जोर है। डायरेक्ट टैक्सेस में आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जोर है। हमारी रेग्रेसिव स्कीम है, हम क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पे या सिम पे क्रेडिट डलवाते हैं 100 रुपए का, वो 70 रुपए का क्रेडिट डाल के 30 रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स काट लेता है। ये एट सोर्स जो हम टैक्स काटते हैं इसको इनडायरेक्ट कहते हैं और ये गलत है, ये रेग्रेसिव है, दुनिया इसको खत्म कर रही है। डायरेक्ट टैक्सेस आप इनकम पे लगाएं, टैक्सेस लगता है कि इनकम के ऊपर है। यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में एडवांस टैक्स ले लिया, टर्नओवर टैक्स ले लिया, विदहोल्डिंग टैक्स ले लिया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो फेल्ड मॉडल है। तो अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पे वो पैसे जो उनका निजाम है वो ये है कि यू हैव टू टेक द मनी आउट ऑफ द पॉकेट और अमीरों की जेब से और उसको सिस्टम में लाया जाता है। सिस्टम में जब वो सर्कुलेट होता है सर तो यहाँ पे बिल्कुल आपने आपने सही बात की। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है आपसे। अगर आप देखेंगे दुनिया में तो हमेशा ये होता है कि जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाते हैं ताकि सनतें जो हैं वो पहले से ज़्यादा तरक्की करें, ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़े, एक्सपेंसेस कम हों। आप देखें एडवांस टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा GST है और बहुत से टैक्सेस हैं। तो अगर ये एक और सुपर टैक्स आ जाता है तो फिर ये पांचवा जो टैक्स होगा, तो आप नहीं समझते कि बहुत से जो सनती शोबे हैं वो बंद हो जाएंगे, जहाँ पे उनका रेवेन्यू पहले बिलियंस में था या करोड़ों में था वो कम हो जाएगा और वो जो है अपनी जितने भी ह्यूमन कैपिटल है उसको भी कम करेंगे, दूसरे कैपिटल को भी कम करेंगे, तो उल्टा जो नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेकिंग प्रॉफिट इज अ क्राइम। यस, एक जुर्म है। हाँ बिल्कुल, मेरा मकसद भी यही कहने का था। पैसे बनाना, प्रॉफिट कमाना एक जुर्म है, ये गलत कॉन्सेप्ट है जी। जब प्रॉफिट होता है तो इंडस्ट्रीज फैलती हैं, री इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो पैसे, वो प्रॉफिट रिजर्व फंड्स जो होते हैं कंपनियों से, उससे BMR में बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट में एक्सपेंशन किए जाते हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर 2 साल के बाद आपने BMR करना जरूरी है, नहीं तो आपकी सनत ठप हो जाएगी। इतना तेजी से टेक्नोलॉजी उसकी बदल रही है। तो जब आप मुनाफा छोड़ेंगे नहीं, वो रिजर्व फंड ही नहीं छोड़ेंगे कंपनी में, तो कैसे एक्सपेंशन होगा उसका, कैसे BMR होगा? तो ये सब चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं अगर एक बार लगाया है इस बार हालात के लिए, तो मुल्क के लिए जान हाजिर है हमारी। लेकिन सर एक दफ़ा लगाया है तो हर हुकूमत के लिए तो ये सूट करता है, जो भी आएगी उसको इनकम जनरेट करने का आसान तरीका है, सुपर टैक्स लगा देंगे। आज 10% लगाया, अगली दफ़ा 11 कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये आपकी इकोनॉमी को जो है वो चोक करेगा और वो कोई भी मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फॉर्मल सेक्टर को चोक करना, स्क्वीज करना जिसको कहते हैं आप, ये इकोनॉमिक का वर्ड है
कि आपसे फिर इकोनॉमी स्क्वीज चोक्ड होगी और उसका एक्सपेंशन और उनके जो रिजर्व फंड्स हैं कंपनियों में वो इतने नहीं हो पाएंगे। प्लस स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कम होगी। एक सरमायाकार इसलिए देता है कि मुझे डिविडेंड भी मिले और मेरा शेयर के वैल्यू भी ऊपर जाए, जब उसे पता होगा कि इसके प्रॉफिट। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने जो की है शेयर वाली बात, ये भी मैंने आपसे पूछनी है। स्टॉक एक्सचेंज के दूसरी जानिब जाते हैं। सरदार साहब, आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आपका रियल स्टेट का जो शोबा है DNFBP, जब निगोशिएशंस होती हैं आपकी सारी चीज़ें, उसके हवाले से बताइएगा। फिर रजिस्ट्रेशन की जब बात की जाती है, मिफ्ता इस्माइल जो फिगर्स बता रहे हैं वो ठीक हैं। ये सलमान साहब से भी मैंने पूछना इनसे रिलेटेड पहले मैं चाह रहा था आपसे। देखिए, एक हमारा मुल्क चूँकि ग्रे लिस्ट के अंदर था और अभी कुछ दिन पहले की बात है FATF ने जो लास्ट मीटिंग की है उसमें हमारे वो जो 34 पॉइंट्स है वो क्लियर है, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलर्स भी थे। DNFBP बेसिकली 3 शोबे हैं। एक रियल स्टेट के लोग हैं, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलर्स वाले हैं और तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये तीनों हैं। ये इनफॉर्मल सेक्टर था, इसको ये रेगुलराइज करना चाहते थे। तो उसके लिए तमाम एसोसिएशंस, जो ज्वेलर्स की एसोसिएशंस है, इसी तरह रियल स्टेट की एसोसिएशंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एसोसिएशंस, उनके ऑन बोर्ड लेके उनके साथ निगोशिएट किया। फिर हमने गवर्नमेंट को हेल्प किया कि चूँकि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को फॉर्मल करना के लिए आप जब स्टार्ट लेते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को उसको डाइजेस्ट करवाना। तो हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके अपने मुल्क की खातिर, हमारे साथ डेफिनेटली एमओ डायरेक्टरेट का इसमें बड़ा किरदार रहा है। वो लोग थे, DG DNFBP थे, FBR के लोग थे और उसके अलावा हमारी एसोसिएशंस थी। हमने दिन और रात इसके ऊपर काम किया। हमने अपने लोगों के अपने एक्सपेंस के ऊपर ट्रेनिंग्स करवाई पूरे पाकिस्तान में और उनको मोटिवेट किया कि हमें मुल्क की खातिर एज ए DNFBP रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हुए। फिर क्वेश्चनर कोई नहीं भरता था, लोगों ने क्वेश्चनर, हमने लोगों को हेल्प किया, अपने ऑफिसेस के अंदर बैठा के लोगों को हमने रजिस्ट्रेशंस भी करवाई और फिर उनका क्वेश्चनर भी फिल किए। यानी ये जो विजिट्स हुए, ऑफ साइट विजिट, ऑन साइट विजिट्स, ये सारे जाके मॉनिटर किया, तब जाके ये क्लियर हुआ। तो इसमें हमने गवर्नमेंट को हेल्प किया, चूँकि गवर्नमेंट ने हमसे कंसल्टेशन भी ली और हमारी राय का एहतराम भी किया, तो ये काम हुआ। अब जब ये बजट आता है तो इस वक्त किसी किस्म कोई कंसल्टेशन, मेरा ख्याल है इसकी एक वजह हो सकती है कि शायद टाइम की वजह से, टाइम कम था। साहब ने फरमाया है कि जो मैं रियल स्टेट के लोग हैं, जैसे जेम्स ज्वेलर्स वालों से मैंने एसोसिएशंस के साथ मिल के किया, तो कोई सख्ती नहीं की जाएगी। आपके साथ भी कर लेते? हाँ जी, हम इनके साथ भी कंसल्टेशन करेंगे और इनको भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये पता नहीं कब कंसल्टेशन स्टार्ट होगी, ये टैक्सेस की भरमार अब हो गई है। जाते हैं सलमान साहब की जानिब। सलमान साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि DNFBP में आपसे मुशावरत हुई और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि जी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जी जो ज्वेलर्स हैं वो 25,000 उनकी शॉप्स हैं और 22 जो हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। ये कहाँ तक हकीकत है? और वाकई ऐसी बात अगर है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे, फिर तो आपको और टैक्स देना चाहिए। नहीं, मैं आपको ना चंद एक चीज़ें देखिए जो क्लियर होना ज़रूरी है। एक तो मैं पहले ताहिर साहब की बात से इसको कंटिन्यू करूँगा। ये जो चीज़ें इन्होंने बताई ये बिल्कुल परफेक्टली ऐसे ही हैं और इसमें सिर्फ एक चीज़ की मैं एडिशन करने लगा हूँ। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई है DNFBP की, ठीक, इन सेक्टर्स के अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर। उसकी वजह एक ही थी, इन्होंने स्टेक होल्डर्स को साथ लिया है। स्टेक होल्डर साथ लगे हैं अपने लोगों को। जब तक स्टेक होल्डर भी साथ होंगे तो काम कैसे होगा? स्टेक होल्डर्स को साथ लें। अब वो टैक्स के वक्त, ये बजट के वक्त ये पता नहीं कहाँ जाता है ये सारा कुछ। बजट के वक्त भी उस वक्त स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए। और दूसरी बात ये देखें जी, ये पूरे मुल्क का बजट है, इसके लिए 10 दिन की जगह 15 दिन लगा लें, 15 दिन की जगह 20 दिन लगा लें। व्हाट इज़ द बिग डील इन दैट? तो वो स्टेक होल्डर्स को एक तो साथ लेकर बैठें। दूसरी बात आपने सवाल किया था ये 22 ज्वेलर्स का, और ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी। एक मोहतात अंदाजे के तहत, मैं ऑन लाइव टीवी आपको बता रहा हूँ, एक मोहतात अंदाजे के तहत पाकिस्तान के अंदर 36,000 के करीब ज्वेलर्स हैं। ठीक है, 36,000, ये मैं नहीं कहता, ये FBR का डेटा जी, ठीक है। 36,000 के करीब ज्वेलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, या इससे थोड़े ज़्यादा या कम हो गए। अब
वो 36,000 के अंदर से तकरीबन 20 या 21,000 ऐसे हैं जो NTN रजिस्टर्ड हैं, ओके, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। 36,000 में से 21,000 के करीब या 20,000 के करीब NTN रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब सेल्स टैक्स के अंदर जो रजिस्टर्ड है, उसके अंदर जो एक्टिव सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं वो 200 या 400 या 300 या 100 होंगे, विच आई एग्री इज नॉट अ बिग नंबर, जिसके लिए अभी ये काम भी कर रहा है FPI। लेकिन एक तो सही फिगर्स ये हैं, और वो जो ना 22 वाली बात नहीं है, लेकिन वो जो 22 की बात वो करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स ग्रुप के नाम से ये ग्रुप है जो लीड कर रहा है Tier 1 के ज्वेलर्स को, ठीक है, जो बड़े ज्वेलर्स जिनको कहा जा सकता है यहाँ, उनको लीड कर रहा है। और इस ग्रुप का एक ही मौक़िफ़ है कि हमने अपनी ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना है जी, और इसको डॉक्यूमेंटेड अंदाज में आगे लेके जाना है, क्योंकि ट्रेड डॉक्यूमेंटेड होगी तो मुल्क का फ़ायदा होगा, टैक्स कलेक्शन होगी अच्छे तरीके से। तो जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं उनकी मिल्किंग होने के बजाय ये दायरा कार, मैं आखिरी बात करके से ख़त्म करता हूँ, इसको दायरा कार को बड़ा होना चाहिए और उसके लिए ऑन ग्राउंड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो ऑन ग्राउंड वर्किंग नहीं है। जी जी कि ये आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं, अच्छा जिनके ऊपर लगा रहे हैं आप इनको बैठा लें, इनको मोटिवेट करें, इनसे सजेशंस लें, शायद ये सुपर टैक्स से भी कोई कल ऊपर टैक्स भी आ जाए। ये भी पाकिस्तान को हेल्प करना चाहें, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तमाम पहले भी कर रहे हैं, फॉर्मल है चूंकि इनके तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और ये फॉर्मल सेक्टर है, तो ये आपको हेल्प कर, आप इनको साथ बैठाएं, FPCCI के साथ बैठ के लोगों से बात करें और उनके ऊपर अगर कोई आप अजाब सो कॉल्ड उतारने लगे हैं तो पहले उनके साथ बैठ के बात करें, उनको डाइजेस्ट करवाएं, फिर आगे चलें, फिर वो आपको साथ हेल्प करेंगे, आप मोटिवेट करें उन्हें कि हम आपको ये फैसिलिटेट करेंगे। आप डेफिनेटली मुल्क के लिए आप अगर 30 करोड़ में से 3 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं, 30 करोड़ में 10% 3 करोड़ रुपया बनता है, तो आप 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ये आपका हमारे ऊपर एहसान है, सारी जिंदगी इस मुल्क ने आपको दिया है, तो आप उनको डाइजेस्ट करवाएं, उनके साथ बैठ के निगोशिएट करें, उनसे बात करें, जी बिल्कुल, स्टेक होल्डर्स को अंदर लाना बड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, इरफान खोखर साहब की जानिब जाते हैं। इरफान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा कि रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने अपनी बात भी बता दी, ज्वेलर्स वालों ने भी बता दी, बेग साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एलेबोरेट कर दिया। अब आपकी क्या सजेशन होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हों ताकि आपकी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हो, और इसमें आप ये बताइएगा कि कौन सा टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, और इसके साथ साथ जिस तरह इन्होंने कहा कि जी ये एग्जरेशन थी, 22 दुकानें नहीं थी, ये मतलब तकरीबन जो है 22,000 के करीब जो है NTN लोगों ने लिया हुआ है। तो अब आपकी इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं कि तमाम लोग टैक्स देते हैं, और इसके साथ साथ तो आपको क्या सब्सिडी चाहिए आपकी इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि जिस तमाम दोस्त बात कर रहे हैं, बेग साहब की बात को बढ़ाते हुए आगे कि मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, और हम सारे स्टेक होल्डर जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे इंशाल्लाह ताला चलने के लिए तैयार है। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर को जिन पे आप टैक्स लगा रहे हैं उनसे पूछा तो जाए, उनसे सजेशन ली जाए, हमें ऑन बोर्ड किया जाए स्टेक होल्डर्स को, हम तैयार है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको मजे की बताऊं, आप सबके लिए बड़ी हैरान कौन बात होगी, आज मैं पहली दफा ये सारी चीजें कर रहा हूं। आपने सबने कहा कि इतनी चीजें रजिस्टर्ड हैं, मैं आप हैरान होंगे, हमारे सिर्फ 4 से 5 हजार डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हैं, 12.5 लाख शॉप है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आए हम आपका बोझ उठाते हैं, हमारी कानून साजी करें, हमारी LPG शॉप जितनी बनी इनको रजिस्टर्ड कर दें, हम फी दुकान 5-10 हजार रुपए टैक्स देने के लिए तैयार हैं, इनको तमाम को कानून साजी करके लेजिस्लेशन की तरफ ले जाएं, हम वो टैक्स बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम LPG तो आपकी ये इतनी अच्छी सजेशंस हैं, आप मिनिस्टर से मिलते क्यों नहीं है? आपको तो एक्सेस हासिल है, सारी चीजें हैं, आप पूरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मैं सदक मलिक साहब के पास मैं खुद गया हूं, वो उनके पास टाइम ही नहीं था, मैं यहाँ लाहौर से चल गया, उनके पास टाइम ही नहीं था, हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं आपकी मुसद्दिक मलिक साहब से मीटिंग अरेंज करा देता हूं सर, आप क्यों उनको, मुसद्दिक मलिक साहब से मैं आपकी मीटिंग अरेंज करा देता हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई मैं खुद चल के गया मुसद्दिक मलिक साहब को मिलने के लिए, उसके बाद तो मैंने मन ही नहीं किया यार, बात क्या, हम इस मुल्क के लिए हाजिर हैं, हमारा UBG ग्रुप, हमारा लीडर बेग साहब ने जो बात की है, मैं उनकी बात को बढ़ाऊंगा आगे। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया है, हम बेग साहब की जानिब जाते हैं। बेग साहब, ये जो सुपर टैक्स मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या सेक्टर्स हैं उनके ऊपर लगाया गया है, और इसमें सर्विसेज भी हैं, इसमें बेवरेजेस इंडस्ट्री भी है, इसमें आप देख लें कि सीमेंट इंडस्ट्री भी है, स्टील की है, तमाम चीज़ें हैं।
तो क्या इस तरह का सुपर टैक्स जो है ज़री उस पर नहीं लगाया जा सकता था लैंड पे, जिनके आज लैंड लॉर्ड हैं, जिनकी 2-2 हज़ार मुरब्बे ज़मीन है, उनसे लिया जाता टैक्स ताकि उनको फील भी ना होता। आप देखें कि रहीम यार खान में, इसी तरह सदरन पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में, सेंट्रल पंजाब में बहुत सी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता। जी, आपने प्रोग्राम के आखिर में मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको जुमला से शुरू करने वाला था कि मितवा इस्माइल हमारे दोस्त हैं और हम इस सिलसिले में मशावरत करते रहे काफ़ी, लेकिन एंड ऑफ द डे इस बजट में जो चीज चीख चीख के बतलाती है वो ये है कि टैक्सिंग ऑलरेडी टैक्स पर्सन एंड कंपनीज, यानी वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स से उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाए गए हैं, और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे उनको उन्होंने कोई ऐसा मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आपका जो सवाल है कि सर टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल आखिरी मिनट है, दे सवाल दे। मेरा सवाल यही था कि वो ज़री उस पर सुपर टैक्स क्यों नहीं लगाया? हाँ, आप देखें ये पाकिस्तान की तारीख में आज नहीं तो कल होना है, रेवोल्यूशन आना है। ज़राअत की इनकम, क्योंकि फेडरल लॉर्ड असम्बलीज में बैठते हैं तो कानून पास नहीं हो सकते उनके खिलाफ टैक्स लगाने के लिए, अब तक वैसे ही चलते चला आ रहा है। लेकिन अब जो हालात आ चुके हैं कि एक सेक्टर जिसका 20% हिस्सा है इकोनॉमी में, उस पर 68% तक टैक्स पहुंच गया है, और एक सेक्टर ज़राअत जिसका 20% हिस्सा है उसका 1% भी टैक्स में हिस्सा नहीं है। ये चीज अब मजीद नहीं चल सकती, और आने वाले वक्त में मेरी प्रोडक्शन है कि इस तरह ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगेगा और लगना चाहिए। जी बिल्कुल। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। तमाम शोबों के लोग थे, उनका कहना था कि हमारे साथ कंसल्टेशन कर ली जाती तो हमें बुला कर टैक्स लगाया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी।